लेकिन आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कला सैफुल्लाह के करीब वैन गहरी खाई में गिरने से 18 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन लोरालाई से जोब जा रही थी। हादसा इस कदर शदीद था कि मुतादिद अफराद की मौके पर ही जान चली गई। लाशों और जख्मियों को बामुश्किल वैन से निकाला गया। हादसे के बाद कला सैफुल्लाह के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कला सैफुल्लाह के करीब वैन गहरी खाई में गिरने से 18 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि कई मुसाफिर जख्मी भी हैं। मुसाफिर वैन लोरालाई से जोब जा रही थी और ये बताया जा रहा है कि हादसा इस कदर शदीद था कि मुतादिद अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाशों और जख्मियों को वैन से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसे के बाद कला सैफुल्लाह के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। किला सैफुल्लाह के करीब अलमनाक सानहा वैन गहरी खाई में जा गिरी। वाक़या कोयटा जोब कौमी शाहरा पर अख्तरजई अदवाला के मकाम पर पेश आया। खाई इस कदर दुश्वार गुजार थी कि रेस्क्यू कार्रवाई में निहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताखीर की बिना पर कई जख्मी मौके पर दम तोड़ गए। हादसे के बाद किला सैफुल्लाह के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वैन में 18 अफराद सवार थे। एक बच्चा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। दीगर जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। डिप्टी कमिश्नर कला सैफुल्लाह हाफिज मोहम्मद काकड़ ने अंदोहनाक हादसे में 18 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से लाशों को निकालने में 4 घंटे से ज़ायद वक्त लग सकता है। इंतज़ामिया और रेस्क्यू के जवान इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। आपको आगाह कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर कला सैफुल्लाह हाफिज मोहम्मद काकड़ ने अंदोहनाक हादसे में 18 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। एक्सीडेंट हुआ है। पैसेंजर वैन लोरालाई से आते हुए अख्तरजी के एरिया में हिल टॉप से गिरा है। रिपोर्टेडली उसमें कोई 18 पैसेंजर्स हैं। 18 के 18 जो है वो उनकी डेथ हो गई है। रेस्क्यू 1112 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इलाके के लोग, आवाम, हेल्थ डिपार्टमेंट सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं डेड बॉडीज ढूंढने के लिए। किला सैफुल्लाह के करीब वैन गहरी खाई में गिरने से 18 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ वहीद काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। वहीद बताइएगा, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा और क्या तफसीलात? जी, ये कौमी शाहरा से नहीं हुआ है। ये किला सैफुल्लाह और लोरालाई के दरमियान एक शॉर्टकट रास्ता है जो पहाड़ों से गुजरता है। उसी रास्ते से ये आ रहे हैं। लोरालाई से जो वाली वजन है मुसाफिर की, ये मुझे खाई में गिरी है। अभी डीसी साहब के मुताबिक ये इतनी बड़ी खाई, गहरी खाई है कि वहाँ पे लाशें इधर उधर पड़ी है। उठाने में दिक्कत महसूस हो रही है, मुश्किल आ रहा है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे वहीद काकड़ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। किला सैफुल्लाह के करीब वैन गहरी खाई में गिरने से 18 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन लोरालाई से जोब जा रही थी। हादसा इस कदर शदीद था कि मुतादिद अफराद की मौके पर ही जान चली गई। एक और अहम खबर है दुआ ज़हरा केस के हवाले से, जिसका फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला आज ही सुनाया जाएगा। दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र तकरीबन 17 साल है। एडवोकेट जनरल का ये बताना है। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। शाहिद, आज ये फैसला सुनाया जाएगा, आज जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट थी अदालत में पेश की गई। अदालत ने कहा कि चूंकि हमने वालिद के वकील की इस्तदा पर ये मेडिकल करवाया था, अब लड़की की जो उम्र है वो 16 से 17 साल है। इसलिए अब चूंकि जो लड़की की तो गुमशुदगी का मामला था वो सिंध हाई कोर्ट में हल हो चुका है। लड़की खुद पेश होकर बता चुकी है कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया। बाकी वफाकी शरई अदालत और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म दे चुकी है कि बलूगन मर्जी से शादी कर सकती है, तो इसलिए शादी के मामले में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। दुआ के वालिद ने अदालत को बताया कि उनकी अपनी शादी को 17 साल हो गए, तो उनकी बेटी की जो उम्र है वो 17 साल कैसे हो सकती है। और हमने 2015 में भी तमाम दस्तावेजात बनवाए थे, जिसमें नादरा सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात, जिसकी रोशनी में लड़की की जो उम्र है वो यही है कि वो 16 साल कुछ महीने ज्यादा है। और हमें नहीं पता था कि 7 साल बाद इस तरह का हादसा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी उस हवाले से उसको हमने चैलेंज भी कर दिया है, लेकिन इसको हम नहीं मानते। अदालत ने कहा कि जो हमारी हदूद थी हम उसी तरह जो है वो उस पर फैसला दे चुके हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो इस इंश्योरेंस पे पंजाब से लड़की और लड़के को लेके आई है कि उनको दिया जाएगा, इसलिए हम इसको मुदाखलत
मुकम्मत नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल और इसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी अदालत को बताया कि यहाँ जो मामला था, जो पहले मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस हतमी उसमें रिपोर्ट पेश करेगी और लड़की को वापस लाहौर हाई कोर्ट 10 जून को चूंकि पेश करना है, पेश किया जाए। बाकी लड़की को एक बार फिर पूछा गया कमरा अदालत में कि वालिदैन से मिलना चाहती है नहीं चाहती, तो वो अंदर जो कचहरा था वहां पर गया था कोर्ट रूम के अंदर, तो उसने सर हिलाकर मना किया, इनकार किया कि मुलाकात नहीं कर सकती। लेकिन अदालत ने जाती तौर पर लड़की से जो है अपील की कि वालिदैन से जज साहब के चैम्बर में मुलाकात की जाए, तो उसके बाद 5 मिनट के लिए जो है वो मुलाकात की गई। अब लड़का जो दुआ जहरा के वालिद मेहदी अली काज़मी और उनकी वालिदा का ये कहना है कि दुआ जहरा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उसको वालिदैन के पास वापस जाना है। उसके बाद फिर जो पंजाब से पुलिस आई थी उन्होंने जबरदस्ती बच्ची को वालिदैन से बात नहीं करने दी, इसलिए अब वो ख्वाहिश के इजहार के बावजूद जो है वो लड़की को वापस जो चैम्बर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। इस सारे बात जो दुआ जहरा की वालिदा थी वो अदालत के बाहर जो अदालत वहाँ बेहोश भी हो गई, उनका ये वापस जाना चाहती है और वो इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है। लेकिन पुलिस जो पंजाब से खातून और जो मर्द पुलिस एहलकार हैं वो उनसे ना बच्ची से बात करना दे रहे हैं और ना ही जो बच्ची कहना चाहती है कि उसको वापस अपने घर वालों के साथ जाना है, उस पर कोई बात करी। बाकी अदालत ने जो हतमी दलाइल से दस्तावेजात की रोशनी में उस पर फैसला महफूज कर लिया और अदालत ने रिमार्क दिए कि आज ही ये फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है शाहिद, ये भी बताइएगा कि दुआ जहरा ने अपने वालिदैन से मुलाकात से इनकार किया है, इसके अलावा उन्होंने कमरे अदालत में कोई बात की? जब पहुंचाया गया था तो उस वक्त तो उन्होंने, चूंकि पुलिस बीच में आ रही थी, बार बार अदालत जो दुआ की वालिदा है वो उन्होंने गले मिलने की कोशिश की, पुलिस उनको धक्के दे रही थी। हॉस्पिटल में ना सिर्फ आहल बका करती रही उनकी वालिदा बल्कि कमरा अदालत में भी गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने खुद कोशिश की कि उन्होंने जाके बेटी से गले लगाया। उसके बाद फिर कमरा अदालत में जब समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी जज साहब ने कहा बच्ची से कि अपने वालिदैन से मुलाकात से सर हिला के नाम में सर हिलाया और कहा कि वो मुलाकात नहीं करना चाहती। लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि जो जज साहब का अपना जाती चैम्बर है हाईकोर्ट में, उसमें जो है वालिद और वालिदा की पुलिस की सिक्योरिटी में सर्चिंग के बाद जो मुलाकात कराई जाए। 10 मिनट का अदालत ने वक्त दिया था और 5 मिनट तक जो है पुलिस ने उनको मुलाकात करने दी और उसके बाद फिर बाहर ले आया गया है। और जैसे ही बच्ची बाहर आई तो उसके बाद अदालत में एक बार फिर बेहोश हो गई। आज जो है वो दुआ को अलग और जहीर को अलग गाड़ी में लाया गया था और इस वक्त भी सिक्योरिटी में सिंध हाई कोर्ट से बाहर दुआ और उसके बाद जहीर को मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि सिंध पुलिस के अहलूद है। और आज खासतौर पर दुआ जहरा केस के हवाले से आपने आगाह किया, कुछ देर के बाद इसका फैसला भी सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे बिजली बहरान की। पुराने पाकिस्तान में बिजली का बहरान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हुकूमत के लोड शेडिंग में कमी के दावे ज़बानी जमा खर्च साबित हुए। ईंधन की किल्लत और तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद पावर प्लांट्स ताहाल बंद हैं। लाहौर और पेशावर में 8 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में के इलेक्ट्रिक की मनमानियां कम ना हुई। 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। 30 जून के अंदर जो पोर्ट कासिम का कोल बेस्ड प्लांट है उसका 600 मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और लोड शेडिंग का दौरानिया इंशाल्लाह इन तमाम फैसलों के बाद और अप्रूवल्स के बाद जो आज दे दिए गए हैं वो 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया। गजब किया, तेरे वादे पर एतबार किया। हुकूमत के दावे कुछ, हकाइक कुछ और। बिजली बहरान बदस्तूर वबाले जान। शदीद गर्मी में आवाम परेशान। ईंधन की किल्लत और तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद पावर प्लांट ताहाल। 4090 मेगावाट बिजली सिस्टम से बदस्तूर आउट है। ज़राए के मुताबिक 15 पावर प्लांट ताहाल मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर रहे। 5 पावर प्लांट्स ईंधन की किल्लत के बायस मुकम्मल बिजली पैदा नहीं कर रहे। लाहौर के शहरी इलाकों में 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को ने 1400 मेगावाट के शॉर्टफॉल की तस्दीक कर दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में भी 6 से 8 घंटे की बंदिश जारी है। कोयटा में दौरानिया 12, सूबे के दीगर शहरों में 18 घंटे तक जा पहुंचा। कराची वालों का तो वैसे ही कोई पुरसान हाल नहीं कि इलेक्ट्रिक ने माफिया का रूप धार कर शहरियों पर अजाब मुसल्लत कर रखा है। महज 600 मेगावाट बिजली बनाने वाला इदारा दीगर ज़राए पर इन्हिसार कर रहा है। शहर में 12 से 14 घंटे तक बिजली गायब रहना। पूछने की बातें हैं कि बच्ची को 50 दिन में क्या क्या रटाया गया है, लेकिन आज हमने कल ही जब ये वायरल हो गया था हमने एतराज़ात लगा दिए थे और इसको अर्जेंट मैटर कह के हेल्थ में लिया गया था। अब मसला ये है कि बच्ची ने पिछली समात पे कहा था कि मैं वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, तो कहा जब बच्ची नहीं जाना चाहती तो हम क्या करें। आज बच्ची कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ,
मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसे फिर जो है वो एक तरफ कर ले गया और अब हमें ऑनरेबल जज के फैसले का इंतज़ार है। हमें जज के फैसले का इंतज़ार है। ऑनरेबल जज साहब हैं, वो समझ सकते हैं। मैं क्या करूं इस मुल्क में? ये आपका, मेरा, हम सब का मुल्क है। ये हम सब की बच्चियां हैं। हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के सारे पेपर्स के इस तारीख को बच्ची पैदा हुई है हमारे पास हैं। और बच्ची की जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 16 साल 11 महीने हुए थे। 50 दिन के बाद बच्ची मिली है। उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं। और बच्ची के सर्टिफिकेट पे, मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू 17। हद होती है। मैडम, इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये 2000 की जो उम्र है, हड्डियाँ पहले पैदा हो गई थी बच्ची से। हड्डियाँ माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई थी। मैडम आप थोड़ा सा जगह दें मैडम। अच्छा, मैं आगे निकल। थोड़ा सा क्या बात आपकी हुई थी आपकी बेटी से? क्या वो आपके साथ आना चाहती है? हाँ, उसने बोला मैं आ रही मम्मा। वो मान गई, कहती मम्मा आ रही। हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो होगा। वो पहले दिन, वो जो पुलिस वाली जो बैठी हैं वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया। मैंने कहा आप इधर मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उससे मीटिंग फ़ौरन ख़त्म की और लेके भाग गया वो। और इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाथ रखने क्या कहता, तुम बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है। और वो बोलता है कि ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली हैं वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है? वो कौन है? मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर इसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। देखिए मेरी थोड़ा सा जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी। उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए। हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार-बार स्टेटमेंट नहीं होती। आपकी जो बेटी है उसकी शादी कहा जा रहा है, तो आपकी बेटी से मुलाकात नहीं कराई। माँ बाप का तो हक यहाँ पे ये होता है कि दामाद से भी एक बार मुलाकात करवाएं। मुल्ला आया हुआ है, उसका निकाह तो वैसे वो कह रहा है मैंने नहीं पढ़ाया। तो बेटा और बेटी बताएं। पुलिस की कस्टडी में आज तो मुल्ला कह रहे हैं मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, पुलिस की कस्टडी में। आप बच्ची से मिलने की कोशिश करेंगे, पुलिस के जरिए मिलने की कोशिश करेंगे, शैला साहब भी आपके साथ करेंगे? जी देखिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह जज साहब ने हमारी स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर ख़त्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश, उसका जो हुआ था वो ख़त्म हो गया। जज साहब ने, पुलिस वाले खींचा है उसको, वही सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला, इसने बोला है कि इसको तुम क्यों हाथ लगा रहे? कहते मैं बच्ची का बाप हूँ। उस दिन भी आप उसको, जब पुलिस वाली सारी इसको दबा के लेके जा रही थी और मुंह नीचे फेंक के लेके जा रही थी, तो वो बार-बार उस मेरी बेटी के कंधों पे हाथ रख के जा रहा था। मेरे साथ इस पूरे केस में जुल्म हुआ है। मैंने कहा ना मेरा, वो मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रखे? कह रहा मैं बाप हूँ। मैंने कहा मैं बाप हूँ। तू बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। वो कैसे बाप बन गया? नहीं एजेंसी वाला है, कौन है वो शख्स? देखें कोर्ट ने ये देखें, कोर्ट ने ये कोई आर्डर नहीं किया है कि ये जो केस है वो लाहौर जाएगा या लाहौर में जाकर के कोई इस तरह की प्रोसीडिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम आर्डर आपके थोड़ी देर में हम करेंगे। और रही बात केस के मुतालिक, चालान आपका इंटीरियम जमा हो चुका है और जो फाइनल चालान है या जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है केस की, तो उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए फर्दर चालान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराएगा और वही ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर आर्डर करेंगे। ठीक, अब देखें ये सफ़ेद लाजमन है, उन्होंने अपने मुंह से सुन लिया, उनकी माँ और उसके फादर थे, उन्होंने बता दिया। अब रही बात, देखें थोड़ी देर के बाद आर्डर हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि आर्डर क्या है। वज़रा के वालिदैन और वकील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके वालिदैन ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी मान गई है, वो घर जाना चाहती है, लेकिन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और फैसला आपसे कुछ देर बाद सुनाया जाएगा।
और अब बात करेंगे एक बार फिर से लोड शेडिंग की कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को बेवकूफ़ बनाने का ठेका उठा लिया है। हज़ारों और लाखों के बिल्स बटोरने के बावजूद शहर बिजली से महरूम है। NDTC और IPPs 2000 मेगावाट सिस्टम को दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है। अगर IPPs ने काम बंद कर दिया था तो मुआशी हब मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब जाए। रोशनियां देने वाला इदारा शहर को मुकम्मल अंधेरे में धकेलने को तैयार। के इलेक्ट्रिक कराची वालों को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ। शहर की ज़रूरत 30,100 मेगावाट, के इलेक्ट्रिक की पैदावारी सलाहियत सिर्फ 600 मेगावाट है, जिसके बाद मुल्क का मुआशी हब IPPs के रहमो करम पर है। NTDC और IPPs 2000 मेगावाट सिस्टम को दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है। के इलेक्ट्रिक शहरियों से हर माह हज़ारों लाखों रुपए के बिल वसूली करता है। अदम अदायगी पर फौरी तौर पर बिजली मुनक़ता कर दी जाती है, फिर भी रसद तलब के बराबर नहीं हो पा रही। शहर के मुतादिद इलाकों में 14 घंटे की बंदिश पर शहरियों का एहतजाज मामूल बना हुआ है। मुजरिमाना इदारती गफलत पर के इलेक्ट्रिक से सवाल करने वाला कोई नहीं है। और कराची के तमाम रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से जायद कर दिया है। बिजली की अदम फराहमी के बायस पानी की किल्लत का भी सामना है। सूरत हाल क्या है शहर की, ये जानेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ शहर में पानी और बिजली की सूरत हाल मज़ीद बदतर होती जा रही है। शहर में मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग से इस्तिस्ना इलाकों वाले इलाके जो हैं वहाँ पर भी कई घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पानी की भी यही सूरत हाल है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बरसों से पानी नहीं आ रहा, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी आता था, लेकिन अब जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से मैं यहाँ पर बात करता हूँ, उनसे जानते हैं मुश्किलात क्या है। क्या कहेंगे, ना पानी है ना बिजली है, सारा वक्त जो है वो गर्मी में तो इसी तरीके से गुजरता है। पूरी कराची में जो है पानी भी नहीं है, 8 घंटे जो है बिजली भी चली जाती है। आप देख लो, हम लोग पानी भर के थक जाते हैं, हाथों में तकलीफ है, हमें बहुत तकलीफ है कराची वालों को। पानी नहाने के लिए भी लेकर जाते हैं, पीने के लिए भी लेकर जाते हैं, बहुत दूर से आते हैं। बिजली चली जाती है, पानी नहीं मिलता है, तो मेहरबानी करो हमें पानी दे दो। इस वक्त भी बंगोरिया कोर्ट के अंदर सूरत हाल में आपको दिखाऊं तो पानी भरने के लिए जो है वो कई खवातीन। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, अपडेट कर रहे हैं। और अब रुख करेंगे लाहौर का। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। ना हुक्काम बाला के अहकामात आए, ना इजलास। हर घंटे बाद बिजली बंद होने लगी। आवाम का पारा भी हाई होने लगा। शहरियों का क्या कहना, इस हवाले से मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश भट्ट। जी ताबिश, बताइएगा। अब देखिए, बिल्कुल लाहौर शहर में 10 से 12 घंटे की रोज़ाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के बिजली के जो तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि बिजली जो है 1 घंटा आती है, जबकि 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग लाहौर के शहरी इलाकों में की जा रही है। मेरे कैमरा मैन नवीद अगर आपको दिखा सके तो हम अंदरून शहर में मौजूद हैं, जहाँ पर एक गलियों की वजह से यहाँ से हवा का गुजरना भी मुहाल है। और यहाँ पर एक कमरे में 6 लोग जो है वो रहते हैं, और 3 पोर्शन जो है किराए पर लोगों ने दिए होते हैं, और जो दरमियान में पोर्शन वाले लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का मसला है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बातें। यहाँ पे जो लाइट की टाइमिंग है ना, उस पर आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ना सुबह का पता है ना रात का पता। आप रात को सो नहीं सकते, जब लाइट जाती है घुप हो जाता है, अंधेरे हो जाते हैं। दिन के टाइम ही लाइट के बगैर नहीं बैठ सकते। तो बच्चे हैं, उनको भी बहुत मसला है, हमें भी बहुत मसला है, हमारे काम का भी बहुत मसला है। ये नाअहल से लोग हैं। बहुत शुक्रिया ताबिश भट्ट, अपडेट कर रहे थे। और इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। हमें इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करनी पड़े। जो हमारे कर्जे हैं एग्रीकल्चर, पुरुमीद हैं हम कि जो इक़दाम इस साल हमने उठाए हैं एग्रीकल्चर पे, वो इक़दाम जारी रहे तो 10-15 साल के अंदर पाकिस्तान मकरूज़ मुल्कों में नहीं होगा। मेरे ख्याल में डेवलप कंट्रीज में हम उसको शामिल कर सकेंगे, क्योंकि हमारी एग्रो बेस्ड कंट्री है। एग्रो बेस्ड कंट्री में एग्रो इंडस्ट्री सक्सेसफुली आगे जा गई है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट हुई है वो 61% टेक्सटाइल की हुई है, जो एग्रो बेस है। और अगर हमने आपको ये भी बताता चलूँ कि 2010 और 11 में 1,60,00,000 बेल थी। एक बेल का वज़न जो था
वो 170 मन था। आज वो बेल जो हम कॉटन बेल होती है, बेल आप वो नहीं समझना जानवर, जो बेल है वो 80,000 बेल का टारगेट रखा है और उसका वज़न जो है वो 140 मन का वज़न है। 140 मन का वज़न है टोटल, 140 केजी का वज़न है। तो ये अंदाज़ा कर लें कि हमारी जो असल एक्सपोर्ट है वो रुक गई है और उसको फिर बुलाने के लिए, मंगाने के लिए वो काटन हमें आज अगर मंगाए हम बाहर से, डॉलर की जो कीमत है वो 1200 से 12,000 से 14,000 रुपये हमें काटन पड़ेगी, जबकि हमने अपने किसान को 6,000 रुपये दिए। तो हमने एक प्रपोज़ल दिया है कि काटन के रेट को बढ़ाया जाए, सीड्स जितने हैं उसके रेट बढ़ाया जाए, वीट के रेट बढ़ाया जाए और ये कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला किसान को जो और मसाइल थे, टैक्सेस के मसाइल थे, कनोला पे थे, ऑयल सीड पे थे, केक पे थे, जितने भी सेल टैक्स थे, सारे प्रपोज़ल ये है कि उसको ख़त्म किया जाए। और इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग है, उसमें ये फाइनल फैसले किए जाएंगे और जितनी बड़ी बड़ी टैक्सेस है और ट्रैक्टरों के ऊपर या ट्रैक्टरों के इम्प्लीमेंट जितने भी हैं उनके ऊपर जितनी भी सेल टैक्स है वो भी ख़त्म हो रही है। अंदाज़ा यही है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द व जल्द वो प्रोजेक्ट ले आए जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करे। बड़ी मेहरबानी। मज़ीद सवाल हो तो आप बाद में पूछ लेना। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, सैयद खुर्शीद शाह साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से। जैसे इन्होंने बात की कि हमारा एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा का चश्मा राइट बैंक कैनाल, लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल का जो मंसूबा इस साल बजट में रखा गया और इस साल इस पर जैसे खुर्शीद साहब ने कहा कि दिसंबर तक। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। हुक्मरान जमात को शहर इक़्तिदार में जवाल का सामना। इस्लामाबाद में नून लीग के कारकुनान क़यादत की लापरवाही का शिकार हो गए। नून लीग के साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने क़यादत को खत लिख दिया। इस्लामाबाद की तंजीम साजी ना होने से नून लीग को नुकसान का खदशा है। खत में ये लिखा गया है, नून लीग इस्लामाबाद में अपना वोट बैंक तेजी से खो रही है, मकामी क़यादत भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। ये खत का मकन है। कारकुन मकामी क़यादत की बेरुखी से बदजन हो रहे हैं और इस पर नोटिस लिया जाए। खत में मजीद क्या लिखा गया है ये जानेंगे। सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं। जी सिद्दीक साजिद। जी बिल्कुल, जो वफाकी दारुल हुकूमत है इसमें मुस्लिम लीग नून तेजी के साथ जो है वो अपना वोट बैंक जो है वो खो रही है, जिसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जो क़यादत है वो लापरवाही का शिकार है। और नून लीग के साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी क़यादत को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद में तेजी के साथ अपना वोट बैंक खो रही है, तंजीम साजी नहीं है, कारकुन मुत्तहद नहीं है बल्कि मुंतशिर हो रहे हैं और PTI में जा रहे हैं। मकामी क़यादत भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही और इसी वजह से मकामी क़यादत की पासदारी जो दूसरी जमातों कर रहे हैं। तो इस तमाम तरह से जो सूरत हाल है उसमें जो है वो यहाँ पे पार्टी को मुतहद किया जाए। और जो गुज़श्ता इलेक्शन में भी कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हमने हारी थी कि उसमें भी इख्तिलाफात थे और अगर तंजीम साजी नहीं हुई तो आइंदा इलेक्शन भी हमें नुकसान होगा। जी ठीक है सिद्दीक साजिद, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। अहम खबर देंगे। कुरानदाजी रकूम जमा कराने के बावजूद हज पर ना भिजवाने का मामला। वजारत मजहबी उमूर का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजारत मजहबी उमूर का मुतालिक अफसर 14 जून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। जस्टिस शुजात ने सवाल किया, रकम जमा कराने के बावजूद हज पर क्यों नहीं भेजा जा रहा? कसूरवार कौन है? आइंदा समात पर मुतालिक अफसर जवाब दें। जस्टिस शुजात खान ने एजाज हुसैन की दरख्वास्त पर समात की। एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची में लुटेरे आज़ाद। नॉर्थ कराची में वाटर प्लांट की दुकान में डकैती। मुसल्लह डाकू नौजवान से लूटमार के बाद दुकान में वारदात की गई। मुलजिमान नौजवान और दुकानदार से कीमती मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए।
वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। कराची में लुटेरे आज़ाद, जहां पर वाटर प्लांट की दुकान में डकैती की गई है। मुसल्लह डाकू नौजवान से लूटमार के बाद फरार हो गए। एक और अहम खबर है, पंजाब भर की फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई को बंद कर दिया है। हुकूमत ओछे हथकंडों से ब्लैकमेल कर रही है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है सरकारी या निजी गंदुम की पिसाई नहीं करेंगे। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने ये कह दिया है महकमा खुराक की मदाखलत काबिल कबूल है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है AC और DC को फ्लावर मिल्स में दाखिल होने से रोका जाए। एसोसिएशन ने यह मुतालबा किया है। इंतजामिया को फ्लावर मिल्स गेट पर आटा फराहम कर देंगे, जबकि फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने यह कहा है कि मिल में दाखिल नहीं होने देंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, इस खबर के हवाले से फ्लावर मिल एसोसिएशन का ये बयान सामने आया है। आपको बताएं कि पंजाब भर की फ्लावर मिल्स ने आटे की सप्लाई को बंद कर दिया है। हुकूमत ओछे हथकंडों से ब्लैकमेल कर रही है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है सरकारी या निजी गंदुम की पिसाई नहीं करेंगे, ऐसा कह दिया गया है फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से, जबकि उनका ये भी कहना है कि महकमा खुराक की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। मजीद क्या कहा गया है ये जानेंगे। सुधीर चौधरी हमारे साथ हैं। जी सुधीर। जी बिल्कुल, पंजाब की फ्लावर मिलों ने आटे की सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की किल्लत पैदा हो चुकी है। फ्लावर मिलों का कहना है कि AC, DC और महकमा खुराक के अफसरान की फ्लावर मिलों के अंदर मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। उनका यह भी कहना था कि आटे की सप्लाई हम करेंगे, सरकारी गोदामों से गंदम भी लेंगे, लेकिन किसी भी तौर पर हम कबूल नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज आसिम रजा, जो कि साबिक चेयरमैन है फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के, उन्होंने हुकूमत को इंतबाह किया था कि अगर आज रात तक मामला हल ना हुआ तो बुध के रोज से आटे की सप्लाई नहीं देंगे। ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर देंगे आपको। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सिंगल और डिवीजन बेंच का फैसला कानून और हकाइक के मनाफी है। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोटों को गलत मुस्तरद किया गया है। ये अपील दायर की गई है। एक और अहम खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां जायदाद के तनाज़े पर भाभी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एहलकार वक्कास ने 2 भाइयों पर फायरिंग की थी। मुलजिम की फायरिंग से भाभी कत्ल, 2 भाई शदीद जख्मी हुए थे। मुलजिम वक्कास के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर से ये खबर दे रहे हैं, जहां पर जायदाद के तनाज़े पर भाभी को कत्ल करने वाला मुलजिम धर लिया गया। साबिक पुलिस एहलकार वक्कास ने 2 भाइयों पर फायरिंग की थी। मुलजिम की फायरिंग से भाभी कत्ल कर दी गई, 2 भाई शदीद जख्मी हुए थे। मुलजिम वक्कास के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है। और अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन के बाद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 63 पैसे कमी वाक़ई हुई है। इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 201 रुपये 20 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं डॉलर की कीमत के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कीमत जो बढ़ी थी, अब उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है और डॉलर एक दिन के बाद सस्ता हो गया है। और बढ़ती महंगाई की बात करेंगे। IMF के यस मैन के इक़दामात गरीब के लिए वबाल जान बन गए। पुराने पाकिस्तान में महंगाई के अजाब का नाम मुश्किल फैसले रख दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आए भूचाल के आफ्टर शॉक्स थम ना सके। आटा, चीनी, दालें सस्ती ना हुई। पाकिस्तान में महंगाई का भूचाल, पेट्रोल धमाके के आफ्टर शॉक से आवाम का बुरा हाल। शहबाज सरकार ने महंगाई का नाम बदलकर मुश्किल फैसले रख दिया। इन मुश्किल फैसलों ने गरीब की मुश्किल बढ़ा दी। शैतान की आंत की तरह बढ़ती महंगाई ने हर चीज को लपेट में ले लिया। दस्तरखान से रूखी सूखी तक जाने लगी है। आटे की जारहाना इनिंग्स बदस्तूर जारी है। कीमत सेंचुरी छूने लगी। शहबाज में ना ला सके। प्याज, टमाटर, गोभी, पालक समेत सब्जियों के निर्खों को फिर टॉप गियर लग गया।
इजाफा सिर्फ सब्जियों तक महदूद न रहा, फलों के नर्ख भी आसमान छू गए। गरीब के मुकद्दर में सिर्फ सब्र का फल रह गया। तेल घी के नर्ख पहले ही 500 के पार जा चुके। हल्की क्वालिटी का चावल भी डबल सेंचुरी के मूड में आ गया। ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। हुकूमत दिलासे देती रही, किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुश्किल फैसलों की शिद्दत बढ़ती जा रही है। हुकूमत के इजलास पर इजलास और दावे पर दावे जारी हैं, मगर नतीजा है 0 जमा 0 बराबर 0। मिफ्ता की हंसी ने अवाम को रुला दिया। वजीर खजाना ने कहका लगाकर जख्मों पर नमक छिड़का। अवाम को दिन में तारे नजर आ गए। पेट्रोल महंगा होने का खौफ अवाम को पंप्स पर ले आया। जगह जगह गाड़ियों की कतारें लग गईं। अफरा तफरी और लड़ाई झगड़े भी हुए। सोशल मीडिया पर भी तंजिया मीम्स का तूफान आ गया। थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हो जाएगा पर रेस्ट ऑफ भी होगी। खेज हंसी अवाम पर बिजली बनकर गिरी। 2 पेट्रोल बम हमले झेलने वाले तीसरे हमले के खौफ से लरज उठे। लोगों ने गाड़ियां निकाली और पंप्स पर जा पहुंचे। ऑयल कंपनीज को आसमान से पैसा बरसता नजर आने लगा। पेट्रोल पंप्स को सप्लाई रोक दी। पंप मालिकान ने भी नोट छापने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। मुल्क भर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर जगह गाड़ियों की कतारें लग गईं। लड़ाई झगड़े तू मैं होने लगी। अफरा तफरी के माहौल में सोशल मीडिया के शाहीन भी पीछे न रहे। दुख में हंसी के मौके ढूंढने वाले मीम्स का तूफान ले आए। किसी को घोड़े और खच्चर याद आए, किसी ने मोटरसाइकिल का जनाजा ही निकाल डाला। मन चले और दिल जले मशवरे और नित नए आइडियाज भी देते रहे। 14 साल बाद आलमी क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे शाम 4 बजे शुरू होगा। दोनों टीम सख्त गर्मी में जीत के लिए पुरअज़्म है। ग्रीन शर्ट्स कैरेबियन टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में 31 साल से नाकाबिले शिकस्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।